दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश को राजनीति ही हाँकती है और राजनीति जब अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दे तो फिर कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुद्दा हो, क्या वाकई वो चरमरा कर रह जाता है? क्योंकि बंद के दौरान जिस तरीके की मोटी लकीर बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी के विरोध करने वाले दूसरे दलों के शासित राज्यों में नजर आई, उसने एक संकेत साफ तौर पर दे दिए। जिसकी भी सत्ता जिस भी राज्य में है, अगर वह चाहे कि बंद होना है तो बंद होगा, अगर वो चाहे बंद नहीं होना है तो बंद नहीं होगा, या फिर आंशिक तौर पर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस देश के भीतर में जनता से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक दल तय करते हैं। इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में किस दल को कितना उभार मिलना है, किस समुदायिक विशेष के मुद्दों को किस रूप में उठाना है। और इतना ही नहीं, जो आपकी आंखों से टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएगा वह भी जो सत्ता चाहेगी वही नजर आएगा। सुबह से शाम बीत गई, बार बार मीडिया चैनल्स के जरिए आप लगातार देख रहे होंगे, बंद असफल हो गया। बंद को जिस रूप में सोचा गया था, जितना बड़ा दिखाया गया था, दरअसल यह बंद उतना बड़ा हुआ नहीं। रेलगाड़ियां रुक गई, बसें नहीं चली, दुकान बंद रही, बाजार ठप रहे, ट्रकों ने चलना बंद कर दिया, लेकिन बंद सफल नहीं हुआ। यह संकेत है कि किस तरीके से किसी भी देश और राज्य को देखने का नजरिया अगर राजनीतिक सत्ता के चश्मे को पहनकर आपने देखना बंद कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाती है। और आज का बंद कमोवेश उसी दिशा में गया है। लेकिन इस बंद के बाद क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कल की बातचीत का इंतजार यस और नो के आधार पर ही आगे बढ़ेगा, या कल तक कुछ प्यादे चाल चल चुके होंगे? कोई शह देने की स्थिति में आ चला होगा, कोई मात देने की परिस्थिति के बारे में समूची चौसर बिछा चुका होगा और उस पर चाल दर चाल फेंकी जा रही होगी। पहली चाल आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राकेश टिकैत की बैठक, और उस बैठक को लेकर किसानों के बीच में जो बैठकों का सिलसिला और मंत्रणा शुरू हुई, उसने एक संकेत दे दिए। यह संकेत पॉलिटिकल है, यह संकेत सीधे तौर पर राजनीतिक स्थितियों को साथ लेकर चलने वाले हैं। तो क्या किसानों के मुद्दे को राजनीतिकरण बंद के बाद से अब इस देश की राजनीतिक सत्ता ने सोच लिया है कि उसी चौसर और उसी बिसात पर इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए या शह दे दी जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी किसान संगठनों को बुलाया गया था उसमें कोई बीजेपी का संगठन नहीं था, उसमें सीपीएम का संगठन था, उसमें सीपीआई का संगठन था, उसमें सीपीआई एमएल का संगठन था, उसमें कांग्रेस के संगठन थे, उसमें अकाली दल से प्रभावित भी संगठन थे। आप कहेंगे उसमें बीजेपी के संगठन क्यों नहीं थे? किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है, उसने सीधे तौर पर बंद का विरोध किया था, लेकिन मुद्दों के साथ होने के बावजूद भी बातचीत की टेबल पर भारतीय किसान संघ यानी संघ के संगठन को तो नहीं आमंत्रित किया गया। और इस पूरे बातचीत के दौर में पंजाब के किसानों और उनके संगठनों का वर्चस्व रहा। तो कल की बैठक में क्या होगा, उससे पहले आज की बैठक में क्या हुआ, यह भी एक सवाल है। और इस सवाल के साथ अब आने वाले वक्त में एक सियासी चाल जुड़ी हुई है। यह सियासी चाल बीजेपी के जरिए बहुत साफ नजर आती है कि पंजाब के भीतर में ना उसे कुछ खोना है ना कुछ पाना है, लेकिन हर वो दूसरा राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, वहां के किसानों को तो अपने तरीके से चिताया भी जा सकता है और किसी को चिता के उनके पास संदेश भी भिजवाया भी जा सकता है कि हमारी सियासत के आड़े बताना। यानी तीन सवाल आज बहुत साफ हो गए। एक, यस और नो का जवाब सरकार के पास नो ही है, वह किसी भी हालत में कृषि बिल को वापस नहीं लेगी। दूसरा बड़ा सवाल, संशोधनों को लेकर क्या पंजाब के किसान मान जाएंगे? जवाब है नो, वह भी नहीं मानेंगे। और इन दोनों नो के बीच में एक यस का सवाल है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसान संगठन संभाले हुए हैं उनकी स्थिति क्या होगी, खासतौर से जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को बातचीत के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की इस बातचीत के भीतर में एंट्री के साथ निमंत्रण दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में कोई किसान संगठन सरकार की ताकत के बिना
दो कदम चल सकता है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यह सवाल है। और हमें लगता है कि आज इन परिस्थितियों को इसलिए देख लीजिए क्योंकि यह बिसात चल दी गई है। बंद, महाबंद, राष्ट्रव्यापी बंद, इस पर हम आए, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। दो तीन चीजें जान लीजिए। गुजरात की सियासत भी जब नरेंद्र मोदी संभालते थे तो मुश्किल हालात में अमित शाह ही चीजों से निदान दिलाते थे, चाहे वो स्वराष्ट्र के किसानों का मसला हो या फिर राजकोट जैसे शहर को आधुनिकीकरण करने के लिए किसानों की जमीन वहां पर राज्य सरकार ने हथियाई हो, बेची हो, किसानों को मुआवजा भी दिया हो। किसानों को मुआवजा तो साणंद में भी दिया गया जहां पर नैनो कार आई, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं होती है, जो भूमिहीन होते हैं, उनकी स्थिति गुजरात में भी नाजुक दर नाजुक होती चली गई। लेकिन पंजाब के किसानों के पास तो सबसे ज्यादा जमीन इस देश के भीतर में तमाम किसानों के साथ एवरेज के तौर पर है। तो उनकी स्थिति और उनसे जुड़ी हुई किसानी को लेकर क्या वो लंबे वक्त तक अपने बूते संघर्ष कर सकते हैं? क्योंकि पंजाब की राजनीति में बीजेपी ऊपर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके सामने अकाली खड़े हैं। और अकालियों का बिजनेस जो है, खासतौर से बादल परिवार का बिजनेस जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, चाहे वो सीधे एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ी हुई राजनीति ही नहीं, बिजनेस भी उनका है। तो इसका मतलब यह है कि अकालियों के साथ राजनीतिक गठबंधन अब पूरी तरीके से टूटा हुआ बीजेपी मान चुकी है। देश के प्रधान सेवक मान चुके हैं, अमित शाह जिस बिसात को बिछा रहे हैं वह भी मान चुके हैं। तो जब अकालियों से संबंध राजनीतिक नहीं है तो उनके बिजनेस को हम क्यों देखें? और उनका बिजनेस अगर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से ही जुड़ा हुआ है तो अब हमला अगला उन पर भी हो सकता है। या तो राजनीतिक तौर पर समझौता कीजिए या फिर मुश्किल में आ जाइए। अकाली दल के साथ जो खासतौर से बीक्यू भारतीय किसान यूनियन लाखोवल संगठन है, जिसके बुलाया गया प्रतिनिधि को बातचीत के लिए, वो अकाली दल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है और भारतीय किसान मंच भी अकाली दल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। यह भी एक फैक्ट है। जिन बात का जिक्र होता है उसमें बीक्यू जो भारतीय किसान यूनियन मान गुट है वह कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। ऑल इंडिया किसान सभा, यह सीपीएम के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, यह भी लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो कीर्ति किसान यूनियन जो सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी उसके साथ जुड़ा हुआ है। कुल हिंद किसान सभा सीपीआई के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब किसान यूनियन सीपीआई एमएल के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब के भीतर जो किसान हैं वो सही मायने में अपने इलाकों पर वर्चस्व भी रखते हैं और प्रभाव भी रखते हैं। जो बातचीत की टेबल पर बुलाए गए, क्या उनको दरकिनार करने की कोशिश अब अमित शाह की एंट्री के साथ हो गई है? क्योंकि आपको जानकर यह हैरत होगी कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी थे और वहां गृह मंत्री के तौर पर जब अमित शाह हुआ करते थे, किसानों के सामने जब किसानी का संकट खड़ा हुआ तो उनके लिए रास्ता हीरे की चमक के साथ सूरत तक पहुंच गया। इसलिए गुजरात में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो किसानी छोड़कर हीरे की चमक में किसान मजदूर बनकर खो गया, और जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो गए तो इस देश की बाजार व्यवस्था में हीरे की चमक भी मध्यम पड़ गई। और सूरत का वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो या हीरे की इंडस्ट्री हो, वहां चीजें धूमिल हो गई और अब तो मजदूरी में भी 2 जून की रोटी मिलती नहीं है। तो जब गुजरात के भीतर का ये मुहावरा है तो इस देश के भीतर का मुहावरा बहुत साफ होगा। वह किसान जो उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर बीजेपी की सत्ता है, वह किसान जो मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया है। उसमें खास तौर से जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हमको भारतीय किसान मजदूर संघ, कक्का जी, ये जिस समय वहां पर आंदोलन चल रहा था उस समय इसको ये संभाले हुए थे। ये पहले आरएसएस के संगठन किसान संघ से ही जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में छोड़कर इन्होंने किसानों की लड़ाई शुरू की और इन्हें भी बातचीत के टेबल पर लाया गया। दर्शन पाल सिंह, इनको भी बुलाया गया। यह भी भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से और उग्रहण से जुड़े हुए हैं। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कोई एफिलिएशन किसान संगठनों का भी रहा है। और अगर पंजाब के किसानों के भीतर देखिएगा तब यह सवाल आपको नहीं मिलेगा कि उनका वाकई कोई संबंध और संपर्क किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। जैसे किसान संघर्ष समिति अमृतसर, तरन जालंधर, फिरोजपुर में ये सक्रिय है, ये किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जय किसान आंदोलन, यह भी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। किसान मजदूर संघर्ष समिति,
यह भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। आज़ाद किसान संघर्ष समिति जो पंजाब की है, यह भी किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे संगठन वहां पर भी हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब एंट्री इस बातचीत से पहले ही, यानी कल बातचीत होनी है, उससे पहले जब देश के गृह मंत्री की एंट्री हो जाती है, तो गृह मंत्री के मातहत कौन कौन से विभाग आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर विभाग तो नहीं आता है। इसके बाद दो मतलब और निकलते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, उनसे यह मामला नहीं सुलझ पाएगा। यह संकेत सरकार के पास खुले तौर पर आ गए। और इस बंद के वक्त में जो सरकार के तमाम मंत्री निकल कर आए, तमाम सांसद निकल कर आए, जो टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सभी एक ही सुर में एक ही बात कह रहे थे, वापस तो बिल नहीं होगा, यह किसानों के हित का है। इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे एक डाटा है जो इलेक्शन कमीशन और सीएसडीएस का डाटा है, हमको लगता है यह बताना चाहिए आपको। जो 2014 का इलेक्शन था और 2019 का इलेक्शन था, महाराष्ट्र में 54% 2014 में भी वोट दिए गए, 2019 में भी किसानों ने वोट दिए। ये सिर्फ किसान का वोट बैंक हम आपको बतलाते हैं। जो शिफ्ट हुआ बीजेपी के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में कितना था, महाराष्ट्र में कोई चेंज नहीं आया। 54% 2014 में भी, 54% 2019 में भी। हरियाणा में लेकिन ये बढ़ गया, विपक्ष में चला गया। 31% से 59% बढ़ गया ये एनडीए के पक्ष में। विपक्ष 59% अगर पहुंच गया तो विपक्ष के हिस्से में सिर्फ 41% आए। हरियाणा में यह उछाल था किसानों का एनडीए के पक्ष में होना, यानी नरेंद्र मोदी के पक्ष में होना। लेकिन पंजाब में किसानों ने झटका दिया। 52% जो वोटिंग थी 2014 में, वह घटकर 32% किसानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिए। छत्तीसगढ़ में भी, वहां पर भी सरकार गंवाई गई। वहां पर 52% किसानों ने 2014 में वोट दिए थे, तो 46% किसानों ने 2019 में वोट दिए। बाकी सब जगहों पर बढ़ा है। बिहार में 37 से 50 हो गया, उत्तर प्रदेश में 42 से 54% हो गया, गुजरात में 55% से 63% हो गया, राजस्थान में 54% से 60% हो गया, मध्य प्रदेश में 55% से 59% हो गया। इसका मतलब है किसान सरकार के साथ है कि ये सरकार मान रही है, और सरकार कह रही है कि जब जब चुनाव के टेबल पर आइएगा तब तब जीत हमारी ही होगी, बाकी राज्यों में हमें साथ देना। अब सवाल यह था कि इस किसान आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। तो क्या अमित शाह की एंट्री इसीलिए हुई है? राकेश टिकैत जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वह चूक भी नहीं कर पाएंगे अगर सरकार ने सोच लिया कि उनको वहां पर रहने देना है या नहीं रहने देना है। क्या यह स्थिति आने वाली है? हो सकता है, इससे कतई इनकार नहीं है। इसीलिए यह पूरी बातचीत की टेबल बिछाई भी गई है और इसके जरिए काम भी किया जा रहा है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस देश की राजनीतिक सत्ता जो मोदी सरकार है, उसने गुजरात में अपने तौर पर क्या किया, इस देश के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर कॉरपोरेट की एंट्री कैसे कराई, और बैंकों ने भी कैसे कॉरपोरेट को फायदा दिया है, यह भी समझने की जरूरत है। बैंकों ने किसानों को उतना कर्ज नहीं दिया जितना कर्ज कॉरपोरेट को किसानी करने के लिए दिया या किसान के प्रोडक्ट के साथ जुड़ने के लिए दिया। आप कहेंगे ये कैसे है? हम आपको कुछ रैंडमली कुछ बैंक के बारे में बताते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक, उसने वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्टों को 8,355 करोड़ रुपए कर्ज दिए। यह 5 साल का डाटा हम बतला रहे हैं। यह 5 साल 2013 से शुरू होते हैं, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। इन 5 साल का डाटा वहां का जो आया आरबीआई के जरिए, उसमें है कि वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति को लेकर 8,500 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट को लोन दिया गया। फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो चला रहे थे उनको 64 करोड़ 31 लाख का उनको भी कर्ज दिया गया, बैंक ने दिया, किसानों को नहीं दिया। आंध्रा बैंक ने वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति को लेकर 1,879 करोड़ रुपए दिए। और जो गन्ना किसानों को नहीं दिया जाता है लेकिन शुगर मिल और शुगर लॉबी को दिया जाता है, आंध्रा बैंक ने उनको भी 1,204 करोड़ रुपए कर्ज दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वेजिटेबल ऑयल वनस्पति को 520 करोड़ रुपए कर्ज दिए। बैंक ऑफ इंडिया फूड प्रोसेसिंग में भी जो जुड़े हुए थे उनको 2,812 करोड़ रुपए कर्ज दिए 2013 से लेकर 2017 के बीच में। कॉर्पोरेट्स को कर्ज दिए, वह किसानी से जुड़े और किसान जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बाजार में बेचें और उसको एक्सप्लॉइट करें, मुनाफा कमाएं और फिर बैंक का कर्ज लौटा दें। लेकिन इनमें से ही बहुत लोगों ने बैंक का कर्जा नहीं लौटाया है, इसका भी एक अलग डाटा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेजिटेबल ऑयल वनस्पति में 2,779 करोड़ रुपए
कॉरपोरेट को इन्होंने दिया है कर्ज। कॉरपोरेशन बैंक फूड प्रोसेसिंग में 2638 करोड़ रुपए इसने भी कर्ज दिया है कॉरपोरेट को कि आप अपने तौर पर यह कर्ज लीजिए और काम कीजिए। शुगर लॉबी से जुड़े हुए लोगों को इन्होंने 524 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने फूड प्रोसेसिंग में 2292 करोड़ रुपए लोन दिए। किसानों को लोन नहीं दिया, जो कॉरपोरेट किसानी से जुड़ रहा है उसको लोन दिया। वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1390 करोड़। कमोवेश ये सारी की सारी फहरिस्त हर बैंक के जरिए निकल कर आती है कि ये लोगों ने कितना क्या दिया। मसलन पीएनबी का भी जिक्र कीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, इसने फूड प्रोसेसिंग पे लगभग 12,000 करोड़ रुपए लोन दिए। इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी रकम फूड प्रोसेसिंग से किसानों को तो नहीं दिया जाता है, कॉर्पोरेट को दिया गया। शुगर लॉबी को भी इसने 5,284 करोड़ रुपए लोन दिए। विजया बैंक ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 315 करोड़ रुपए लोन दिए। छोटा बैंक है तो फर्टिलाइजर के लिए भी इसने 83 करोड़, यानी फर्टिलाइजर है, फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, वनस्पति है, इसके अलावा कई और चीजें हैं जिसका जिक्र यहां पर छिटपुट तरीके से है बैंकों के जरिए में। लेकिन यह बहुत साफ मैसेज बतलाता है कि कॉरपोरेट की एंट्री होने के साथ बैंक भी खुलेंगे उन कॉरपोरेट्स के लिए जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जाएंगे। मोदी सरकार की प्लानिंग बहुत साफ है, कॉरपोरेट जुड़ें, कॉरपोरेट को बैंक देंगे, वह एक इंडस्ट्री की तरह काम करेंगे, उसमें मजदूर बना देंगे किसानों को, क्योंकि इस देश के भीतर में किसानों के पास जमीन नहीं है। उसका भी अगर डाटा जानना चाहते हैं तो समझिए कि इस देश के भीतर में एवरेज हर किसान के साथ अगर जोड़ दीजिएगा, एवरेज सिर्फ 1.1 हेक्टेयर भूमि है हर किसान के पास, अगर एवरेज निकालेंगे तो। एक 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 2.5 एकड़ से कुछ कम होता है, 2.47 एकड़। और अगर जो बीघा में समझना चाहते हैं वो समझिए कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 4 बीघा यानी लगभग 3.95 बीघा कहिए आप। ये हेक्टेयर, एकड़ और बीघा का चक्कर है। लेकिन पंजाब के किसानों के पास औसतन 3.6 हेक्टेयर है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद राजस्थान आता है 2.7 हेक्टेयर, उसके बाद हरियाणा आता है 2.2 हेक्टेयर, उसके बाद गुजरात आता है 1.9 हेक्टेयर, महाराष्ट्र आता है 1.3 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ आता है 1.2 हेक्टेयर। लेकिन 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन कितनों के पास होगी? बिहार में किसान के पास 0.4 का मतलब होता है कि लगभग 1.25 एकड़ की जमीन एक किसान औसत वहां पर उसके पास जमीन है। उत्तर प्रदेश में 0.7 हेक्टेयर, 0.7 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 1.5 एकड़, 1.5-2 एकड़, उससे ज्यादा जमीन किसी किसान के पास औसतन नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में 0.8 हेक्टेयर की जमीन है, यह सबसे कम वाला है जो 1 हेक्टेयर से भी कम है। उत्तराखंड में 0.9 है, हिमाचल प्रदेश में 1 हेक्टेयर है, उड़ीसा में 1 हेक्टेयर, ये औसत जमीन है। इसका मतलब है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनकी स्थिति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है वह उसके अधीन आएंगे ही, जिनके पास जमीन बेहद कम है। उनको जो कहा जाएगा वो उपजाएंगे ही, क्योंकि उससे उनको लाभ मिलना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो लाभ पहले 1-2 सीजन में किसानों को मिल भी सकता है, लेकिन उसके बाद जो कॉरपोरेट है वो बाजार देखेगा और बाजार में जिन चीजों की मांग होगी उसी को वह उपजाने कहेगा। उसी को जो उपजाएगा किसान वह जीवित रहेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। उसका माल कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और खुले बाजार में या प्राइवेट बाजार में किसानों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सके, इसीलिए जिक्र बार बार एमएसपी का है। अब सवाल यह है कि जब देश के गृह मंत्री की बातचीत में एंट्री हुई, अमित शाह की एंट्री हुई, राकेश टिकैत को बुलाया गया बातचीत के लिए और किसानों के बीच मंत्रणा शुरू हुई कि हमको तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई, अब रणनीति बनानी होगी। तो रणनीति क्या वाकई इतनी विस्तृत बनाई जा सकती है जहां पर सरकार और किसान आमने सामने खड़े हो जाए, जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान अगुवाई करने की स्थिति में आ जाए इस देश के किसानों की, जहां पर इस देश की राजनीति चाहे टूट जाती हो, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के दरवाजे पर जब ईडी और आईटी का बंदा खड़ा हो जाता है तो उसकी ब्लैक मनी हो, उसके कच्चे चिट्ठे हो निकलने शुरू हो जाते हैं, वो घबराता है जेल जाने से और उसके बाद वो सरकार के साथ सट के खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या किसानों की भी ये स्थिति आएगी? क्या किसानों को भी डराया जाएगा? क्या दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य जहां पर बीजेपी की सत्ता है, वहां पर काम उस राज्य सरकार के अनुकूल किसान को करना होगा?
अगर ये स्थिति इस देश के भीतर में है तो ये लड़ाई चाहे अनचाहे किसानों को पॉलिटिकल वे में लड़नी होगी, नॉन पॉलिटिकल होकर नहीं, पॉलिटिकल होकर लेकिन नॉन पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि रास्ता धीरे धीरे स्ट्रेटजी के तहत किसानों का क्या उस दिशा में जा पाएगा जहां पर राजनीतिक दलों का साथ तो नहीं चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर संघर्ष की तैयारी चाहिए, एक लंबी स्ट्रेटजी चाहिए। या फिर वाकई पंजाब और हरियाणा के किसान एक ऐसा दबाव बना सकते हैं इस देश के भीतर में, और अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बना के क्या सरकार की उस पॉलिसी को डिगा सकते हैं जो पूरी पॉलिसी इस देश के कॉरपोरेटरीकरण के साथ जुड़ी हुई है, और पूरी हमारी बैंकिंग प्रणाली जो है वह भी कॉरपोरेट के लिए डाइवर्ट हो रही है। यानी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऐसा दौर जिसमें बिचौलिए की भूमिका में आकर सरकार खड़ी होगी और कॉरपोरेट अपने तौर पर बिजनेस का विस्तार करेगा, उस बिजनेस का मुनाफा पाकर वह इस देश की जीडीपी और इकोनॉमी को बढ़ाएगा। यानी 5 ट्रिलियन का जो सपना देखा गया वह क्या इसी रूप में पूरा होगा? एक नई स्ट्रेटजी की सोच है। और कल जब बातचीत होगी, जो देश के कृषि मंत्री के साथ बातचीत किसानों की होनी है, यकीन जानिए उसमें यस नो की स्थिति का कोई मादा बचता नहीं है। अब वो एक स्ट्रेटजी के तहत है कि किसान अपने संघर्ष की राजनीति को कैसे जीवित रखेंगे और अपने संघर्ष की राजनीति में इस देश को कैसे जोड़ेंगे। इस देश का किसान अगर एकजुट वाकई हो जाए, उसको एकजुट ना होने देने के लिए ही अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। किसान अगर एकजुट हो जाए और सोच ले कि अनाज सरकार को नहीं देंगे, कॉरपोरेट को नहीं देंगे, जनता को हम सीधे सीधे अपने माथा, तब हम व्यापारी भी बन के उनके पास जाएंगे और निकल जाएंगे ठेले पर और निकल जाएंगे बैलगाड़ी पर, इस तरीके से चीज़ों की परिस्थिति आ जाए तो ये देश की इकोनॉमी के सामने एक पैरेलल इकोनॉमी का एक नया स्ट्रक्चर है, जो एक आंदोलन की स्थिति भी है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। लेकिन सवाल यही है कि सारी पावर उस सत्ता के पास होती है जो अपने सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेती है और सिस्टम फिर उसी के लिए काम करता है। क्या ये लड़ाई के लिए तैयार है? क्योंकि पंजाब बीजेपी की राजनीति में भी फिट नहीं बैठता है, तो पंजाब के किसान भी नहीं बैठेंगे। हरियाणा के किसानों के ऊपर भी क्या दमन कर दिया जाएगा? यह भी स्थिति आ सकती है। क्या हो सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां जहां जिसकी सत्ता है वहां वहां वो अपने तरीके से चीजों को करेगी, ढोएगी और करेगी। हम जब आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आखिर में बता दें कि गुजरात के भीतर में जिस वक्त सौराष्ट्र में किसानी खत्म होने लगी और वहां की जमीन बिल्डरों ने ली, इंडस्ट्रिस्टों ने ली, वहां से तकरीबन 17 लाख किसानों का पलायन सूरत जैसे शहर में हुआ। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जुड़े, डायमंड की इंडस्ट्री से जुड़े, कुछ बिखरे तो कंस्ट्रक्शन के इलाके में जुड़े। और जो गुजरात का डाटा बतलाता है वो बहुत साफ कहता है कि डायमंड की इंडस्ट्री से 80% गुजराती जो थे, उसमें 40% गुजराती भावनगर और अमरेली के थे, जो कि सौराष्ट्र में आता है। जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मजदूर थे वह भी ट्राइबल्स के इलाकों से निकल कर आए थे, चाहे वो दाहोद का इलाका हो, डूंगरपुर का इलाका हो, सौराष्ट्र का इलाका हो, इन जगहों से निकल कर आए थे। लेकिन मौजूदा संकट सबसे बड़ा यह है कि इस समय देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है। किसान की स्ट्रेटजी शायद इस बात को समझ रही है कि जब इस देश की इकोनॉमी ही सही नहीं है और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी से लाभ समेटकर कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की सोच डेवलप इस देश के भीतर में हो गई है, तब लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता है, यह भी एक सवाल है। और पंजाब के किसानों की जो अभी तक की स्ट्रेटजी नजर आई है वह एक लंबी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बंद और बंद के बाद बातचीत का विफल होना यह स्ट्रेटजी के हिस्से का एक छोटा सा पड़ाव होता है। इसके बाद की जो स्ट्रेटजी होगी वो महत्वपूर्ण होगी, जहां पे आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, आप इन 3 कानूनों को स्थगित भी नहीं कर रहे हैं। यहीं पर एक आखिरी सवाल, क्या सरकार झुकते झुकते इतनी झुक सकती है कि वह अपने कानून को कहे हम स्थगित करते हैं, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा और जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब देखेंगे कानून को रिवाइव किया जाए या इसको स्थगित रहने दिया जाए? एक स्थिति यह हो सकती है क्या? किसानों के लिए शायद यह भी हितकारी नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में इस देश की इकोनॉमी चली गई है उसमें एमएसपी का सवाल एकमात्र यही है जो किसानों को धन धान्य उगाने के बाद उनके घरों में उजियारा ला सकता है, अन्यथा अंधेरा है। तो इंतजार करते हैं कल की बैठक का, क्योंकि बिसात बीत चुकी है, शहमात का खेल
कल नजर आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।